यूपी में मिशन 2022 की सियासी जंग की बिसात बिछने लगी है। दूसरी पार्टियां जहां अभी पार्टी के भीतर जिम्मेदारियां तय करते हुए संगठन को मजबूती देने की कोशिश में हैं, तो वहीं बीजेपी ने मैदान में बल्लेबाजी शुरू कर दी है। अपने मिशन की शुरुआत भाजपा मठ मंदिरों से कर रही है। मिशन 2022 की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं। सत्ताधारी भाजपा ने भी अपने प्रचार अभियान को तेज करते हुए अगले 1.5 महीने के कार्यक्रम का मसौदा तैयार कर लिया है। शुरुआत गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी आज से होने जा रही है। आज काशी समेत सभी मंडलों में भाजपा के पदाधिकारी, विधायक और सांसद किसी न किसी मठ मंदिर में आपको संतों और पुजारियों, आचार्यों का आशीर्वाद लेते दिख जाएंगे। आशीर्वाद के बदले कहीं किसी संत को अंगवस्त्र पहनाया जाएगा, तो कहीं फल मिष्ठान से शिष्टाचार करते हुए उनका सम्मान होगा। अब चूंकि वक्त चुनाव का है, तो ऐसे में इसे चुनाव से ही जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन भाजपा का कहना है कि संतों का सम्मान हमेशा से वो करती आई है। भारतीय जनता पार्टी हर बार कुछ न कुछ करती रहती है और ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आप देखेंगे पिछले बार भी हम लोगों ने किया था, उससे पहले भी करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि चर्चा इस बार चूंकि चुनाव आ रहा है नज़दीक, तो सब लोग उसको जो है चर्चा का विषय बना दिया। अदरवाइज हम लोगों ने पिछले वर्षों में भी, विगत वर्षों में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये कार्यक्रम हमने किया है। महंतों से मिलने का काम, महंतों का सम्मान करने का काम हम करते रहे हैं। और मंडल स्तर पर जितने भी मठ मंदिर हैं, उनकी सूची पहले ही तैयार कर ली गई थी। बीजेपी के पदाधिकारी और विधायक सभी मठों और मंदिरों में जाएंगे और पूजन करेंगे। वहीं इस पर निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी महाराज का कहना है कि आप इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन भाजपा हमेशा संतों के साथ है और संत भी भाजपा के साथ ही रहेंगे। जैसे चुनाव की बात छोड़ दीजिए, वैसे भाजपा हमेशा संतों के साथ है और संत समुदाय भी भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है वर्तमान में जो सबका ध्यान रखती है। तो मेन बात यह है कि इसमें हिंदुत्व है, सभी हिंदुओं का इसमें है, तो हिंदुओं के पास जाना भी चाहिए। खैर, यूपी चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इसीलिए छोटे बड़े सभी दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे। देखना होगा कि आज के इस कार्यक्रम के बाद भाजपा को किस हद तक संतों का आशीर्वाद मिल पाता है। अकेले काशी की ही बात करें तो यहाँ 500 से 600 के करीब मठ मंदिर हैं और जहाँ पर संत रहते हैं, गुरु रहते हैं और उनके विद्यार्थी रहते हैं। तो अब भाजपा की कोशिश है कि उसके सभी कार्यकर्ता, उसके विधायक, उसके पदाधिकारी यहाँ पहुँचे और संतों का आशीर्वाद लें, उन्हें सम्मानित करें। इसको चुनावी चश्मे से भले ही देखा जा रहा हो, लेकिन भाजपा का कहना है कि वो पहले भी संतों का सम्मान करती रही है और ऐसे कार्यक्रम पहले भी आयोजित होते रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी जल्द ही विंध्याचल आने वाले हैं। 1 अगस्त को उनके आने की संभावना है। इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। डीएम ने इसकी तैयारी को लेकर निरीक्षण किया और जो भी कमियां नजर आई उसे जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। विंध्य कॉरिडोर का निर्माण होने से दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। देखिए, जो विंध्य कॉरिडोर हमारा प्रोजेक्ट है, उसका अभी शिलान्यास प्रस्तावित है और 1 अगस्त को प्रस्तावित है। तो उसी की दृष्टि से मैं यहाँ तैयारी की समीक्षा करने आया था और यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी थी वो परचेज कर ली और उसमें से अधिकांशतः प्रॉपर्टी ध्वस्त भी की जा चुकी है। लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग अभी भी दुकानों को आगे बढ़ कर के और उन पे अस्थायी रूप की दुकानें बना करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको मना किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से, जहां नक्सलियों की टोह में बिहार और झारखंड से सटे बॉर्डर पर जंगलों में सघन कॉम्बिंग हो रही है। पीएसी बल यहां पर कॉम्बिंग कर रहा है। थाना रामपुर बरकोनिया के मऊकला जंगलों में यहां सघन कॉम्बिंग की गई है। रंगेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रंगेश, कॉम्बिंग यहां पर हुई है? जी देखिए, बता दें कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 5 प्रदेशों को जोड़ता है, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और सभी इलाके जो है नक्सल बहुल क्षेत्र माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सघन कॉम्बिंग चलती रहती है। फिलहाल पुलिस कप्तान के नेतृत्व में पीएससी बल सघन कॉम्बिंग कर रही है बिहार से सटे बॉर्डर रामपुर बरकोनिया क्षेत्र में और झारखंड के बॉर्डर में सघन कॉम्बिंग कर रही है और जगह जगह जाके गांव वालों से निर्भीक होकर
उनसे ये कह रही है कि अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नजर आती है तो तत्काल पुलिस को खबर करें, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कहानी कैसे अपराधी की जिसका गैंग कई राज्यों में था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक अपहरण के कारोबार का जाल था, जिसे आगरा पुलिस ने 21 जुलाई की रात को एनकाउंटर में मार गिराया। 15 जुलाई को यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया और 21 जुलाई को ढेर कर दिया। कई किडनैपिंग और फिरौती के मामले में बदन बचता रहा, लेकिन एक लड़की के साथ मिलकर जब साजिश की तो उसे पता नहीं था कि इस बार फिरौती के फेर में पूरा गैंग ही खत्म हो जाएगा। जो डर गया वो बच गया। जो डरा रहा था वो मारा गया। 9 दिन के अंदर बीहड़ का बदमाश ढेर। लड़की अपहरण और फिरौती के केस में बदन सिंह गैंग का खेल खत्म। मूल रूप से राजस्थान के जिला धौलपुर के गांव अब्दुलपुर कंचनपुर का रहने वाला बदन सिंह कभी सिर पर तमंचा रखकर सेल्फी लेता था, लेकिन जब उसका वक्त आया तो पुलिस की बंदूक से निकली गोली का शिकार हो गया और वो तमंचा जमीन पर पड़ा रह गया। ये बहुत डेंजरस अपराधी है, अब इसीलिए पुलिस भी लगातार इसके पीछे पड़ रहा था। पिछले 1 सप्ताह से हमारा टीम लगातार इसको देख रहा था हम लोग। इस गैंग के खात्मे की कहानी इस लड़की से जुड़ी है जिसका नाम है मंगला। अपहरण और एनकाउंटर के बीच की पूरी कहानी इसके ही इर्द गिर्द है। ये आगरा में अंजलि के नाम से रहती थी और महाराष्ट्र में मंगला के रूप में, और इसी की वजह से आगरा पुलिस को बीहड़ में जाकर एक डॉक्टर को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। बदन सिंह दस्यु केशव गुर्जर का साथी था। बदन सिंह का गैंग राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। अपहरण और लूट के मामले में जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अपनी तंगी दूर करने के लिए बदन सिंह ने मंगला का साथ लिया और आगरा के एक डॉक्टर के अपहरण की कहानी लिखी। और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री संत प्रसाद जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री संत प्रसाद जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, एक साथ गोरखपुर वासियों को 187 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का आज का एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जिसमें सैनिक स्कूल का यहाँ पर शिलान्यास है। इसके साथ ही चरगामा, पिपरौली, खोराबार, पिपराइच, कैंडियरगंज, खजनी, पाली, कौड़ीराम, बांसगांव, सरदारनगर, चोरी चौरा, ब्रह्मपुर, गगहा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जिनका हम लोग 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक लेके जा रहे हैं, बालिकाओं के लिए एक आवासीय विद्यालय के छात्रावास और विद्यालय परिसर के विस्तार के कार्यक्रम का भी यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। यानी ये
लगभग 15 परियोजनाएं जिनकी कुल लागत 187 करोड़ 50 लाख है, इन सब का शिलान्यास का यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर का फर्टिलाइजर परिसर है। आपने देखा होगा 1990 में जिस फर्टिलाइजर परिसर में एक खाद का कारखाना था जो बंद हो गया था, और 1990 से लेकर के 2016 तक यानी 26 वर्षों तक कोई पुरसा हाल नहीं था। इन 26 वर्षों तक यहां पर इन परियोजनाओं को के बारे में सोचने के लिए न प्रदेश सरकार के पास न केंद्र सरकार के पास कोई फुर्सत ही थी। लेकिन जब केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है और 2017 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनती है, तो रुके हुए भटके हुए उन सभी कार्यों को रास्ते पर ध्यान करके विकास की मुख्य धारा के साथ सभी क्षेत्रों को जोड़ने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में जहां खाद का कारखाना बन रहा है और अक्टूबर मास के अंत तक इसे जनता को समर्पित करने की तैयारी चल रही है, उसी फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में आज इस सैनिक स्कूल के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं विभागीय मंत्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं कि सैनिक स्कूल प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी जो पीढ़ी यहाँ पर पढ़ेगी वो अनुशासित पीढ़ी होगी, देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में उसे जाने का अवसर प्राप्त होगा और सेना में भी उच्च पदों पर सेवा करने का एक अवसर उसे प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आप सबको और आने वाली पीढ़ी का अभिनंदन करते हुए हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, देश के अंदर सैनिक स्कूलों का अपना एक इतिहास है। देश का पहला सैनिक स्कूल 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकुणानंद जी ने लखनऊ में स्थापित किया था, और लखनऊ में जो स्थापित हुआ था पहला सैनिक स्कूल, आज देश के हर राज्य में एक होड़ लगी है सैनिक स्कूल स्थापित करने का। 2021-22 की केंद्र सरकार के बजट में भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि देश के अंदर 100 नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए भारत सरकार कार्य करेगी। ये जो 100 नए सैनिक स्कूल राज्य सरकार के सहयोग से या पीपीपी बोर्ड में बनेंगे, ये भारत के युवाओं को योग्य आधुनिकतम शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण देने और सैन्य गतिविधियों के साथ जोड़ने की एक अभिनव प्रयास होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि देश के नौजवानों के प्रति उनकी अभिनव सोच भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में आगे ले जाने में सहायक होगा, और उसकी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने आज शुरुआत कर दी है। बाबा गोरक्षनाथ की इस धरती से इस सैनिक स्कूल के शिलान्यास के माध्यम से हर कमिश्नरी मुख्यालय में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सैनिक स्कूल जो गोरखपुर में स्थापित होने वाला है, लगभग 154 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा, और इस सैनिक स्कूल में तमाम प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर प्राप्त होंगी। यहां पर एकेडमिक ब्लॉक होगा, प्रशासनिक भवन होगा,
डाइनिंग ब्लॉक होगा, छात्रावास होंगे, खेल के मैदान होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी, हाईटेक कंप्यूटर लैब्स स्थापित की जाएंगी, बहुउद्देशीय हॉल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का आवासीय परिसर अलग से होगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक, घुड़सवारी, स्विमिंग, शूटिंग रेंज, अत्याधुनिक व्यायामशाला। इन सब से सुसज्जित होने के साथ साथ सोलर लाइटिंग सिस्टम के साथ इसको जोड़ने की कार्रवाई होगी और यह अपने आप में एक अद्भुत केंद्र बिंदु होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, जहां पर उन्हें योग्यतम शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर एक नया प्रयास प्रारंभ होगा। यह वर्ष प्रदेश में स्थापित पहले सैनिक स्कूल के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य का एक वर्ष है और ये वही सैनिक स्कूल है, लखनऊ का सैनिक स्कूल, जिसने कारगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे को भी प्रशिक्षण दिया था। उसी सैनिक स्कूल की देन है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के भारत की कारगिल में विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने 2017 में लखनऊ के सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के रूप में रखा और आज मुझे प्रसन्नता है कि उसी श्रृंखला को हम एक नई कड़ी के साथ जोड़ते हुए गोरखपुर में इस नए सैनिक स्कूल की आधारशिला यहाँ पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की उपस्थिति में, अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जनता जनार्दन की उपस्थिति में, कोविड महामारी के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप सबकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर हम लोग संपन्न कर रहे हैं। याद रखना कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता और इसीलिए सरकार ने कोरोना महामारी से जूझते हुए भी इन सभी गतिविधियों को एक निरंतरता प्रदान की है। एक निरंतरता को आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस प्रयास की श्रृंखला है जिसके माध्यम से एक एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की आधारशिला को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, फर्टिलाइजर कारखाना कभी बंद था, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस फर्टिलाइजर कारखाने की आधारशिला रखी। आज आप देख रहे होंगे कारखाना लगभग तैयार हो चुका है, कुछ और औपचारिकताएं पूर्ण होंगी और अक्टूबर के बाद से कारखाना यहाँ पर जब संचालित होगा, यहाँ पे नौकरी भी देगा, रोजगार भी देगा और किसानों को सस्ते में खाद भी उपलब्ध कराने का कार्य गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाना के माध्यम से उपलब्ध होगा। ये जो वीरान पड़ चुका परिसर था, इस परिसर में आज एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी स्थापित हो रहा है, पीएसी की महिला बटालियन भी स्थापित हो रही है, केंद्रीय विद्यालय भी है और भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए स्थापित हमारी पैरामिलिट्री एसएसबी भी यहां पर इसी परिसर में राज्य सरकार ने उसे जमीन उपलब्ध कराई है। यानी ये परिसर अब चहल पहल का एक नया केंद्र बिंदु बन गया है, अत्याधुनिक गतिविधियों की केंद्र बिंदु बन चुका है और उन सुविधाओं को आगे बढ़ाने का एक केंद्र बिंदु बन चुका है। आज गोरखपुर में एम्स अक्टूबर तक बनकर के पूरा तैयार होगा। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एम्स भी हम लोग गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को समर्पित करेंगे। जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी एक मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, वह भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में हुआ करता था, आज वही बीआरडी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ देवरिया में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज और जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं, उनके लिए भी हम एक नई पॉलिसी लेकर के आए हैं कि राज्य सरकार पीपीपी मोड में वहां पर भी एक एक नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी। यानी जब सरकार के 5 साल पूरे होंगे, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक नया मेडिकल कॉलेज प्रदेश की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवा चुकी होगी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं,
पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की श्रृंखला का एक हिस्सा है। यहां पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे। जो नौजवान यहां से अभी तक पलायन करता था, वह पलायन नहीं करेगा, उसके घर में ही उसे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, नौकरी और रोजगार घर में ही उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि कोरोना जैसी महामारी में हमारे प्रदेश के वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार और नौकरी जब घर में रहेगी, घर में रहकर के अपने परिवार की देखभाल भी करेंगे, कहीं पलायन के लिए उसे मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और इसी दृष्टि से प्रदेश सरकार ने तय किया है, हर एक एक्सप्रेस हाईवे पर हम बड़े बड़े क्लस्टर औद्योगिक विकास के स्थापित करेंगे। वहीं पर अपने नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा, उनके स्किल डेवलपमेंट की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये फर्टिलाइजर कैंपस में भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने जा रहे हैं, जिस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहाँ के नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट और फिर उनके समायोजन की व्यवस्था औद्योगिक इकाइयों में हो सके, इस पर एक नई कार्रवाई आगे बढ़ रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।